2026 में जितने भी पेपर हुए थे उन सभी का हम हल देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सेट हम स्टार्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। तो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 यानी 2026 में जो पेपर हुआ था उसका है ये, और सेट है 822 GA। तो पेपर कोड है GA। तो इस पूरे पेपर को या इस पूरे सेट को सभी सवाल हम आपको बेहतरीन रूप से विस्तार से हल करके दिखाएंगे। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं तब तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आप पूरा सिलेबस मैथ का अभी नहीं पढ़े हैं तो भी यह सवाल आप अच्छे से देखिए और हम इसको एकदम विस्तार से बताएंगे ताकि आप समझ सकें, ठीक है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पूरा फोकस उन बच्चों पर है जिन बच्चों ने अभी तक पूरा मैथ का सिलेबस ख़त्म नहीं किया। कक्षा 10 का मैथ का सिलेबस अभी ख़त्म नहीं किया है, फिर भी हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। उस तरीके से हम इसको पढ़ाएंगे ताकि जो बच्चे एकदम बेसिक, जिनका अभी बेसिक भी नहीं आता है वो भी समझे, जिसका हाई लेवल आता है वो तो स्पीड समझेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले आप इतना ध्यान रखें, हमें सवालों को पढ़ना है और समझना है, फिर उसके बाद हल करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहला सवाल है, यदि 3x + 5y 3x - 5y बराबर 7/3 है तो x अनुपात y का मान ज्ञात करना है, यानी x y का अनुपात ज्ञात करना है। यह सिंपल, यानी यह सवाल बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं जो हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 3x + 5y अपान 3x - 5y बराबर 7/3। अब देखिए ये सवाल बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। आपको कैसे करना है, इसमें आप तिर्यक का गुणा कराइए, ये नीचे वाला ऊपर और ये जो है इधर भाग जाएगा, ठीक है। तो पहले 3 इधर आएगा तो हम 3 से आगे लगा लेते हैं। तो यहाँ रहा 3x और 5y बराबर, जब ये उधर जाएगा तो 7 से गुणा करेगा, 7x - 5y। हमने बताया कि हम आपको सवाल विस्तार से बताएंगे, तो इस बार आपको एक बार आपको सवाल को विस्तार से समझना है, उसके बाद यही सवाल हम आपको एकदम शॉर्टकट बताएंगे कि आपको शॉर्टकट कैसे हल करना है। सबसे पहले हमने इसको इधर भेजा और इसको इधर भेज दिया। अब ये 3 जो है एक बार इससे गुणा करेगा, एक बार इससे गुणा करेगा। तो गुणा कराना है 3 त्रिक 9x और 5 तिहाई 15। जो चिन्ह है आपको चिन्ह उतार लेना है। उसके बाद 7 से गुणा कराना है और इससे फिर से, यानी ये 7 कोष्टक के अंदर सभी पदों से गुणा करेगा। तो 7 त्रिक 21, पहले बराबर चिन्ह उतार लेंगे, 21x। अब ये 7 × 5 = 35, y इसमें है तो y को हम लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, x वाला पद एक तरफ, y वाला पद एक तरफ कर लेंगे। तो ठीक है, x वाला हम इधर उठा लाते हैं और y वाला उधर भेज देते हैं, पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए पहले हम उतारेंगे 9x, 21x ये प्लस में है, इसके आगे प्लस छिपा है। देखिए अगर आप कोई भी संख्या का चिन्ह देखना चाहते हैं तो हमेशा आप उसके आगे देखना है, पीछे कभी नहीं देखते हैं। तो इसके आगे क्या है, देखिए इसके आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस मानेंगे, और जैसे इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस, ये देखिए बराबर। उसके बाद ये 35 है, 35 के आगे क्या है, माइनस, तो इसका माइनस ये लगा रहेगा, 35y। अब ये 15y उधर जाएगा, लेकिन यह है प्लस में, उधर जाते ही ये हो जाएगा माइनस में 15y। अब हम लोग जानते हैं अगर x यानी कि इसका चर सेम है तो ये जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो यहाँ पे घटाना है, घट जाएगा। 9 में से 21 घटा देना है तो हम 21 में 9 घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा 9 में से 1 20, फिर 8 घटाना है 12, यानी 12x बचेगा। इसमें घटाना है, ये तो जोड़ना है, माइनस और माइनस जुड़ता है। आपको ध्यान देना है हमेशा जब जोड़ घटाना 2 बार चिन्ह आ जाए प्लस माइनस का तो क्या करना होता है। अगर समान चिन्ह है तो हमेशा जुड़ता है, समान चिन्ह वही लगा होता है। जैसे ये दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, 5 × 5 = 10 और 3 × 1 = 4 और 4 × 1 = 5 y, यानी कि जो समान चिन्ह है वो जुड़ता है, समान चिन्ह लिखा जाता है। अगर विपरीत चिन्ह है, ये प्लस है ये माइनस है, तो हमेशा घटेगा, लेकिन जो बड़े पर चिन्ह होगा उसको हमेशा लिखा जाता है। जैसे यहाँ बड़ा 21 है तो इस पर क्या है, माइनस, तो हमने घटाया और माइनस चिन्ह लगा दिया,
अब देखिए अगर दोनों तरफ माइनस है तो हम माइनस को काट देंगे। अब यहाँ पर हम चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ से काट सकते हैं, तो काट दीजिए। वैसे ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12 और ये 25 दूना 50, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा 6x और यहाँ क्या बचा 25y। अब आपको क्या करना है, x और y एक तरफ कर लेना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर x है, इसको यहाँ पर रहना है, y को इधर उठा लाएंगे। जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ये देखिए x बटे y। अब 6 उधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा इसके, यानी 25 बटे 6। अब हम बटे को अनुपात भी कहते हैं, अतः हम इस सवाल को लिख सकते हैं x अनुपाते y बराबर 25 अनुपाते 6। यही आपका आंसर है। तो ये हमने सवाल को एकदम विस्तार से बताया है। अब आपको जहाँ पर ना समझ में आया है वो चीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, बाकी हम सवाल आपको बेहतरीन समझाएंगे। तो इस स्टेप में कहाँ पे आपको नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अब देखिए उत्तर हमारा सही कौन सा है, तो ये रहा, पहला वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही है, 25 अनुपाते 6। ठीक है, तो देखिए इस सवाल को हमने एकदम विस्तार से बता दिया। ठीक है, इस सवाल को हमने एकदम विस्तार से बता दिया, लेकिन हम आपसे इतना कहेंगे कि अगर आप कक्षा 10 में हैं और बोर्ड पेपर आपको देना ही देना है, ये तो फिक्स है, तो आप एक काम कीजिए, बढ़िया से आप कापी और पेन लेके बैठिए और जितना हम सवाल बता रहे हैं इन सवालों को आप समझिए और कापी में नोट करिए। और ध्यान दीजिए, हमारे पढ़ाने से आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन आपके रिवीजन करने से आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए हम जितना सवाल बता रहे हैं इसको आप समझिए, समझ के नोट कर लीजिए। उसके जस्ट बाद, ज़्यादा नहीं, 5 यानी कि जब आप ये वीडियो ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है, वो है रिवीजन का। तो हम जितना सवाल बताएंगे, आज हम आपको 4 सवाल बताएंगे, तो ये 4 सवाल आपको वीडियो ख़त्म होने के जस्ट बाद आपको फिर से लगाना है। अगर आप नहीं लगा पाते हो तो पहले आप समझो सवाल को, आप नोट्स में उतारिए, सवाल को समझिए कि स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, और इसी के आधार पर आपको एक सवाल हम देते हैं और आप उसको कर लीजिएगा। तो जब आप 1-2 बार सवाल को रिवीजन कर लेंगे उसके बाद ये सवाल आपको बेहतरीन रूप से समझ में आ जाएगा, और पेपर में ऐसे कोई भी सवाल आएगी तो आप सेकेंडों में आराम से कर लेंगे। तो ये तो हमने विस्तार बता दिया, अब इसको हम शॉर्टकट में देखते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए वैसे अगर हम चाहें तो इसी को अभी और छोटा कर सकते थे, कैसे कर सकते हैं वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए हम जानते हैं कि इसमें हमें तिर्यक का गुणा करना है, ये तो फिक्स है, 3 इधर आएगा, इन दोनों से गुणा करेगा, 3 त्रिक का 9x और 5 तिहाई 15, 7 त्रिक का 21x और 7 पचे 35y हो गया। ये देखो अब हमको इसको इधर भेजना है, ये प्लस है ये माइनस है तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा -12x। अब इसको आप उधर भेज देंगे तो जैसे उधर जाएगी ये प्लस है, उधर गया माइनस तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 5 ये 5 5 10 हो जाएगा, और ये सीधा 3 1 4 1 5 हो जाएगा। ये देखिए y काट दीजिए, 6 दूना 12 25, ये देखिए हमारा उत्तर हो जाएगा ये। अब जिसमें ये देखिए 6 और 25 किसमें है, तो इसमें तो नहीं है, केवल इसी में 6 25, हमारा उत्तर ही सही हो गया। आप पुराना हल करें तो भी आपको यहाँ से उत्तर मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, और हाँ इस सवाल को हल करने का एक तरीका और है, उसको भी हम आपको बता देना चाहते हैं। एक तरीका क्या ये है कि हम सवाल को बिना हल किए इसका उत्तर जान सकते हैं। वो कैसे है, ऑप्शन विधि से। ठीक है, हम मानेंगे कि हमारा ये उत्तर सही है पहला वाला। अगर देखिए पहला वाला उत्तर सही है, इसका मतलब यह हुआ कि हमें एक्स वाई का जो मान ज्ञात करना है, एक्स वाई का मान हमें 4 ऑप्शन में दिया गया है, अब कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक्स वाई का मान लेंगे। ठीक है, माना पहला वाला उत्तर आपका सही है, हम मानते हैं पहला वाला उत्तर हमारा सही है। तो इसमें क्या लिखा है 25 और 6, इसका मतलब है हमें एक्स वाई का अनुपात ज्ञात करना है, यानी एक्स का मान 25 है, वाई का मान 6 है। तो हम इस सवाल में रख देते हैं और देखते हैं कि उत्तर क्या आता है। चलिए रखते हैं यहाँ सीधा 3 25 25 यहाँ 75 हो जाएगा।
ये देखिए यहाँ पे y का मान 6 रखना है, तो 5 छंग 30, और y का मान यहाँ पे 3 रखना है, x मान 25 यहाँ 75 और 5 छंग 30। अब क्या करना है, ऊपर आपको जोड़ देना है, ये 5 7 3 10 105, नीचे घटा देना है, तो 5 ये बचेगा 4। अब इसी को आप काट दीजिए, 5 से काटिए, पहले 5 दूना 10 और उसके बाद एक बचेगा 5 के 5, और ये 5 9 45। अब इसे फिर से काटिए, 3 से कटेगा, 3 7 21 3 3 9, अतः हमारा उत्तर क्या आया 3/7। तो हमें 3/7 उत्तर लाना था और इसमें हमारा उत्तर आ गया, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है ए वाला। ठीक है, तो आप ऑप्शन विधि से भी सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आए, और जो बच्चे मैथ अभी नहीं पढ़े हैं वो भी अच्छे से समझ लें। हमारा विचार यही है कि हर चीज़ को एकदम विस्तार से बताया जाए, फिर उसको शॉर्टकट बताया जाए, फिर हम कोशिश करेंगे एकदम शॉर्टकट जैसे ये हो गया। ठीक है, बस आपको रिवीजन करना है, और हम दावा करते हैं कि आपका मैथ में 100 में 100 पूरा आएगा, 100 नहीं बल्कि 70 में 70 आएगा। ठीक है, इंटर में होता है 100 में 100, हाई स्कूल में 70 में 70 आएगा आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल नंबर 2 है। ठीक है, पहला सवाल आपका हो चुका है, तो अब हम सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। अब सवाल नंबर 2 है क्या, देखिए समीकरण है। ठीक है, इस समीकरण में हमें विविक्तकर ज्ञात करना है। क्या करना है, विविक्तकर। वैसे हम चाहें तो पहले सवाल हटा दें, हमें अब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हटा देते हैं। आपकी निगाह वहाँ पे बिना फालतू जाएगी बार बार, इससे बेहतर है कि हम इसको मिटाते चलें। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा दूसरा सवाल। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अगर आप पढ़े हैं दूसरा यानी द्विघात समीकरण वाला अभ्यास तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम आपको पहले इसका सूत्र बताएंगे। तो सबसे पहले आप सूत्र लिखिए, जो फार्मूला है विविक्तकर का, विविक्तकर का सूत्र। ठीक है, तो विविक्तकर का सूत्र क्या होता है, पहले हम इसको समझेंगे। देखिए विविक्तकर का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए ये विविक्तकर का सूत्र है, ऊपर दिख रहा है या नहीं थोड़ा हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ये दिख रहा है विविक्तकर का सूत्र। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको और नीचे लिख देते हैं, बस पूरा दिख रहा है। या विविक्तकर सूत्र आप अकेले कह सकते हो। ठीक है, तो ये होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हम अपने सवाल पर आते हैं। देखिए हमारा जो सवाल है ये है, इसके पहले आप समझ लीजिए विविक्तकर के सूत्र में हमें बी ए सी ये सब मान कहाँ से मिलते हैं। तो इसके मान के लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सबसे आगे होगा वो हमारा ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का मान। ठीक है, ये होता है विविक्तकर। अब देखिए, अब थोड़ा आपको ये भी ना पता हो तो हम आपको एक चीज़ और अच्छे से लिखवा देते हैं सूत्र को, यानी कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए पहले मतलब विविक्तकर सूत्र लगता कहाँ है। हमारा सूत्र है द्विघात समीकरण। पहले द्विघात समीकरण क्या होता है उसको समझिए। द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होता है द्विघात समीकरण। अगर इस प्रकार से कभी भी आपका सवाल दिया जाएगा तभी आपसे विविक्तकर का सूत्र पूछेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें विविक्तकर ज्ञात करना है, तो उसके लिए विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये है पूरा द्विघात समीकरण के लिए विविक्तकर का सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अब आपको ए बी सी का मान हमेशा सवाल में सबसे आगे ए का मान, फिर बी का मान, फिर सी का मान मिल जाएगा। तो इसके अनुसार हम ए का मान आपको बता दें 3 है, और बी का मान -2 है, सी का मान 1/3 है। आप इसको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये देखिए ए बराबर 3, बी बराबर -2, सी बराबर 1/3, यानी कि एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो ए का मान मिलेगा, एक्स छोड़ेंगे तो बी का मान मिलेगा, लास्ट में जो होगा अचर पद उसको हम कहते हैं सी का मान। ठीक है, तो अब लगाओ सूत्र विविक्तकर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
मान रखना है। देखिए b का मान है -2, तो b के स्थान पर रखेंगे -2, फिर -4, a का मान है 3, c का मान है 1/3। वैसे चाहे तो हम इसको गुणा में लिख दें, ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ये देखिए 1/3। अब हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, अगर ये बटे में है और यहाँ गुणा है तो ये आराम से कट जाएगा, 3 3 कट गया। अब 2 का वर्ग करेंगे तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर हम -2 का वर्ग करते हैं, इसका मतलब -2 को आपको 2 बार लिखना होता है, -2 -2, और ये 2 दूना 4, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका उत्तर आ जाएगा +4। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 2 का वर्ग 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे क्या बचा है 4, क्योंकि 4 1 के 4, 3 3 तो कट ही गया है। उसके बाद 4 में 4 घटाएंगे, बचेगा 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, तो पहला वाला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका उत्तर आ चुका है 0। ठीक है, तो हमने ये सवाल आपको एकदम विस्तार से बता दिया है। अब आपको अगर ये सूत्र याद है तो आप बहुत शॉर्टकट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलिए हम आपको समझा देते हैं कि आप शॉर्टकट कैसे करेंगे। देखिए, शॉर्टकट करना भी एक कला है। वो कला आपको कब आएगी, जब आप सवाल को रिपीट करेंगे। देखिए, ये सवाल तो बहुत सिंपल है, लेकिन जब आप इस सवाल को एक बार 2 बार अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, इसका सूत्र याद कर लेंगे। पहले आपको सूत्र याद करना है, उसके बाद समझना है ये कैसे हुआ। अगर आप एक बार समझ गए, फिर आप शॉर्टकट बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत स्पीड से। और ये पेपर में सवाल आता है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम विस्तार से नहीं, अब हम इसे शॉर्टकट में कैसे हल करते हैं उसको भी देख लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अगर आपको विविक्तर का सूत्र पता है, आपको विविक्तर का सूत्र पता है डायरेक्ट, तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं विविक्तर का सूत्र क्या होता है, d बराबर b² - 4ac। ये हो गया सूत्र डायरेक्ट। अब हम क्या करेंगे, b का मान 2 दूना 4, c का 4, a का मान 3 है और 1/3। अगर आप ध्यान दीजिए, 3 और 1/3 को जैसे आप रखेंगे 3 3 कट गया, यानी फिर 4 के 4, यानी 4 में 4 के 0, हमारा उत्तर आ गया 0। आप शॉर्टकट भी कर सकते हैं, और नहीं तो इतना भी मत कीजिए, आप सीधा सवाल को ही समझिए इसी में। यानी 2 दूना, इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4, इसका 3 3 कट गया, -4, 4 में 4 के 0, हमारा उत्तर आ गया। लेकिन ये चीज़ें आपको कब समझ में आएंगी, जब आपको सूत्र अच्छे से याद होगा। और सूत्र नहीं याद है तो आपको विस्तार समझना पड़ेगा। तो चलिए अगले बढ़ते हैं हम लोग तीसरे नंबर सवाल पर। चलिए, तीसरा नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। यानी कि हमें इसमें बहुलक वर्ग पूछा गया है। सवाल आपको दिख रहा होगा काफ़ी बड़ी है, लेकिन हम बता दें बहुत ही इजी सवाल है। बहुलक पूछा है, अब बहुलक वर्ग कौन सा होता है ये हम आपको बता दें। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग होता है, और वही बहुलक भी होता है। इसको आप समझ लीजिए, ये बहुलक लिखा है, समझ लीजिए यही चीज़ है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, आपको लिखना है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। ठीक है, वही वर्ग अंतराल बहुलक होता है। वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है, बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, तो हमने ये आपको लिख दिया है, आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये एक बेहद सिंपल चीज़ है। लेकिन होता क्या है, बोर्ड परीक्षा के टाइम पे हमें याद नहीं रहता है तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, 1 नंबर आपसे छूट जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख दिए हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही वर्ग बहुलक वर्ग होता है, यानी वही वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग होता है। तो हम देखेंगे, ये रहा बारंबारता, देख रहे हैं, और यह है वर्ग अंतराल।
तो हम क्या देख रहा है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो बारंबारता ये है, 2 है, 4 है, 7 है, 3 है, 4 है, तो सबसे अधिक है ये 7। लेकिन हमारा उत्तर ये 7 नहीं है, इसका वर्ग बहुलक वर्ग पूछा है। इसके ऊपर क्या है, 6 और 8। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 6, 8। अतः हमारा जो उत्तर होगा बहुलक वर्ग में वो 6 और 8 होगा। तो ऑप्शन कौन सही है, चौथा वाला यानी डी। तो डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है, 6 और 8। ठीक है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही हमारा उत्तर होगा, आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल सवाल था, लेकिन इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, पेपर में ये काम देगा। चलिए देखिए, सवाल तो बहुत ईजी हैं, सवाल बहुत ही इजी है कक्षा 10 में। बस बात यह है और शर्त यह है कि आपको सूत्र याद होना चाहिए, सवाल करने का तरीका पता होना चाहिए। हम आपको सूत्र और सवाल करने का तरीका बहुत बेहतरीन से बताएंगे। आप बस पूरा, अगर आप एक सेट यूपी बोर्ड पेपर का 2026 वाला एक सेट अगर आप पूरा हल कर लेते हैं हमारे अनुसार और रिवीजन कर लेते हैं, तो हम बता दें आपका 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप रिवीजन करते रहिए, हम आपको सातों का सातों सेट पूरा हल करवाएंगे। और आप समझिए, पहले सातों को 7 सेट में आपका पूरा मैथ रिवीजन हो जाएगा। तो हम आपको पूरा मैथ की किताब भी रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो आप बस लगातार बने रहिए, करते रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक काम हमारे लिए अच्छा कीजिए कि आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनके पास भी पहुँचे और वो लोग भी यह वीडियो देख सकें। ठीक है, तो आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए और उनसे भी कह दीजिए कि इसको आप अच्छे से नोट कर लें और वीडियो पूरा देखो, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। हम एक चीज़ बता दें, आजकल के बच्चे जो पढ़ते हैं वो ज़्यादा टाइम पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन ज़्यादा लगता नहीं है। इसलिए आप सबसे बेहतर है कि आप हमारा वीडियो देख लीजिए, और एक वीडियो अगर आप हमारा देखेंगे, पूरा नोट्स बना लेंगे, तो आपका पढ़ने में मन ऑटोमेटिक लग जाएगा। चलिए चौथे सवाल पर बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये 4 नंबर हमारा सवाल क्या है। तो हमने सब सवाल हटा दिया, हमारे पास ये लास्ट सवाल बचा है 4 नंबर। तो 4 नंबर सवाल कैसे करना है, लिखा क्या है, 2 बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी का सूत्र पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बीच की दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ लिखना है आपको फार्मूला, यहाँ लिख लीजिए 2 बिंदुओं, अगर हमें दिया हो x1 y1, ठीक है, और x2 y2, 2 बिंदु x1 y1, अगर ये 2 बिंदु दिया हैं, इसके बीच की दूरी, के बीच की दूरी, बीच की दूरी का सूत्र निकालने का, इसके बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, आपको ध्यान देना है, x1 x2 का होल स्क्वायर और फिर y1 y2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा रहेगा रूट के अंदर में। अब देखिए, कुछ किताबों में आपको इसी का उल्टा मिल जाता है, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। तो ये भी उत्तर सही है, ये भी सही है। तो दोनों सूत्र बिल्कुल सही है, गलत एक भी नहीं है। उत्तर आपका दोनों सूत्र से आ जाएगा, लेकिन आसान जो है पहला वाला है। अब आसान पहला वाला क्यों है, चलो हम इसको आपको हल करके दिखाते हैं। ठीक है, देखिए, ये तो हो गया आपको सूत्र, इतना आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। और हम बता दें, बोर्ड परीक्षा में इस सूत्र पर आधारित 1-2 सवाल फिक्स है कि आपका 1-2 सवाल फिक्स आना ही आना है। तो आप इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत आसान सूत्र है। अब देखिए, हम सवाल को हल कैसे करते हैं। जो हमारे पास बिंदु दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं 4, 1, बिंदु को लिख लिया। अब देखिए, जो पहला कोष्टक है ये x1 और y1 का है, दूसरा है x2 और ये y2 का, यानी ये इसके मान हो गए। अब हमें बीच की दूरी का सूत्र पता ही है, तो हम डायरेक्टली मान रख देते हैं। ठीक है, जैसे आप मान रखेंगे बीच की दूरी में, तो देखिए हमने क्या किया, x1 x2 का होल स्क्वायर। तो आपके पास x1 ये रहा, x2 ये है, यानी कि पहला इसका 2 और 4 है ना, तो 2 - 4
का होल स्क्वायर। अब इसका दूसरा यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो -2 बचेगा, इसको घटाएंगे तो +2 बचेगा। आप जानते हैं अगर हम -2 का वर्ग करेंगे तो इसको हम शुरू में बताए थे, -2 का वर्ग -2 गुणे -2, 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस। तो प्लस हमें बार बार लिखना नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4, इसका वर्ग 2 दूना 4। ये देखो अब 4 4 8, तो हमारा उत्तर तो ये हो गया। लेकिन अब ये 8 इसमें कहीं है नहीं, तो हमें अभी इसको और हल करना है थोड़ा सा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हम बता दें आपको, ये आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। जैसे 8 हमारे पास है तो हम 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए इसमें जो जितने का सेट बनता है उसका हम एक सेट लेते हैं, यानी एक सेट में से एक 2 ले लेते हैं और बाकी इस 2 को उतार लेते हैं, और जिसका सेट नहीं बनता है उसको रूट के अंदर रखते हैं। इस तरीके से आप कर सकते हो, या तो इसी सवाल को आप ऐसा भी कर सकते हो। अब बताइए 8 को हम क्या ले सकते हैं, 4 दूना 8, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए 4 का वर्गमूल 2 और इस 2 का वर्गमूल नहीं होगा, और जिसका वर्गमूल नहीं होगा उसको हम रूट के अंदर रखेंगे। तो हमारा उत्तर कौन सा है, बी वाला। ठीक है, तो हमारा उत्तर बी वाला बिल्कुल सही है, √2 मात्रक हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको कम समझ में आया है तो आप बताइएगा, हम आप इसको और विस्तार से समझा देंगे। तो हम आपको 4 सवाल बता चुके हैं, अब अगला 4 सवाल फिर बताने वाले हैं। ठीक है, इस सवाल को करने के लिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, जो आपको दिख रहा होगा। सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो ये हमारा सूत्र है, इसको ऐसे लिख सकते हो, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फर्स्ट संख्या है, ये सेकंड संख्या है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है, 25 है, दूसरी संख्या क्या है, 15 है, बराबर HCF कितना है, 5 है। LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM आप लिख लीजिए। अब देखिए ये 5 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 5 हम इधर भेजेंगे, 25 गुणे 15 बटे 5 बराबर LCM। तो 5 से काट दीजिए, 5 तिहाई 15, अब 25 तिहाई 75, यानी कि हमारा उत्तर आ गया 75 LCM, यानी हमारा उत्तर कितना हो गया, 75। तो हमारा बी वाला उत्तर तो सही है। तो ये सवाल हो गया है। देखिए इस सवाल को अभी हम 2 तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल का 2 तरीके से और कर सकते हैं, तो हम कैसे करते हैं उसको आप समझिए। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो भी आप इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस सवाल को हम कैसे करते हैं। देखिए तो हमें पहले समझिए, आप हमें 2 संख्या दिया है, 25 और 15। तो 25 और 15 का LCM पूछा है। आप LCM जानते हैं कि इस तरीके से भी LCM निकाला जाता है। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। पहले आप 5 से ही काट दीजिए, 5 चम 25, 5 तिहाई 15, फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 5, 3 नहीं कटेगा, लिख लीजिए 3 1 3 कट गया। तो अतः हमारा जो LCM आया, LCM 5 5 3, यानी 5 गुणे 5 गुणे 3, 5 चम 25, 25 तिहाई 75, ये हो गया LCM। ठीक है, हमें 2 संख्या दिया था तो हमने LCM ज्ञात कर लिया। अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो HCF भी आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है, लेकिन इसी सवाल को हम तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका क्या है, वो गुणनखंड विधि है, उसको समझिए। 25 और 15 इसका हम गुणनखंड करेंगे। आपको पता होगा कि हम 25 को काटते हैं तो 5 चम 25, 5 1 5, यही लिखते हैं, यानी 5 गुणे 5 यानी 5 चम 25। अब 15 का होता है 5 गुणे 3, 3 5 15। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15। तो अब देखिए हमें पूछा है LCM। अगर हमें LCM ज्ञात करना है तो ध्यान रखिए, LCM के लिए पहले ऊपर वाला पूरा पूरा उतार लेते हैं, 5 गुणे 5। उसके बाद नीचे क्या चीज़ नया है, जैसे 5 हमारे पास है तो 5 नहीं लेना है, नया क्या है 3, तो 3 ले लेना है।
तो ये हो जाएगा 5 × 25, 25 यहाँ 75। अगर इसी सवाल में हमें HCF ज्ञात करना होता, HCF का मतलब मासा, अगर मासा ज्ञात करना होता तो ये लासा है। अगर हमें मासा ज्ञात करना होता तो हम मासा कैसे ज्ञात करते? मासा का मतलब होता है जो दोनों मिल रहा हो, मासा का मतलब जो दोनों मिल रहा हो उसी को मासा। जैसे 5 5 मिल रहा है तो हमारा उत्तर 5 आ गया। और देखिए 5 मासा दिया भी है, ठीक है। तो ये होता है यानी इस एक सवाल को हम 3 तरीके से लगा सकते हैं। पहला हमने सूत्र पे लगा दिया, दूसरा इस तरीके से एलसीएम निकाल लिया, तीसरा इस तरीके से। इस तरीके से आप एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। कोई भी सवाल हो एलसीएम एचसीएफ दोनों, बस गुणनखंड कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा देख ले इसमें दिख रहा है नहीं एक बार। ठीक है, तो पूरा दिख रहा है ये। देखिए दूसरा सवाल 6 नंबर है, तो 5 नंबर को हम हटा देते हैं। अब देखिए अब 6 नंबर हमारा सवाल क्या है? 6 नंबर में दिया है यदि काट ए बराबर 1 तो 2 साइन और 2 कास 2 साइन का मान ज्ञात करना है। इसको भी हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका देखिए कैसे लगेगा। पहला तरीका से हम ऐसे लगाएंगे, यदि काट ए बराबर 1, तो अब आपको ये याद करना होगा सूत्र कि आप ये बताओ काट कितने अंश का मान 1 होता है। यहाँ काट है तो यहाँ भी काट करना है आपको। बताइए काट कितने अंश का मान 1 होता है। अब ये सूत्र आपको याद होगा, तो हम बता दें काट 45 का मान 1 होता है। काट 45 का मान 1 होता है, ये सूत्र आपको याद होगा। तो ये मान आपको याद होगा, तो हम क्या करेंगे जहाँ 1 है यानी 1 के बराबर हम लिखेंगे काट 45। ये देखो, तो इसको उतार लेंगे, काट ए 1 के स्थान पर लिखेंगे काट 45। अब काट में ही लिखना है कि हमारा सवाल जिस रूप में है उसी रूप में देना है। अगर काट में है तो काट, टैन है तो टैन, ठीक है। तो अब क्या करना है, काट काट आप काट दीजिए, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए बराबर 45। ये देखो, तो ए का मान हमें मिल गया 45। अब क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है किसका, 2 साइन ए 2 कास ए साइन ए, तो 2 कास ए साइन ए। ये देखो यहाँ लिखो 2 कास, कास का मान क्या होता है, कास का मान ऐसा नहीं, ऐसे लिखिए, ए का मान क्या रखना है 45, फिर साइन ए का मान 45। तो आपको याद होगा कि कास 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, ये दोनों मान सेम होते हैं। अब क्या होगा, ये ऊपर गुणा कर जाएगा 2 1 के 2, और नीचे √2 गुणा कर जाएगा, 2 अकेले बचेगा। अब इसको आप समझ लीजिए एक बार क्यों होता है ये। कभी भी अगर कोई भी संख्या 2 बार लिखी हो तो हम उसको ए अकेले लिखेंगे, या आप ऐसा समझते हैं किसी भी संख्या का रूट हो स्क्वायर हो उसको ए अकेले लिखा जाता है, ठीक है। ये 2 सूत्र हैं, दोनों अलग अलग हैं। अगर 2 बार रूट में लिखा है तो भी 2 बार लिखा है उसका स्क्वायर कह सकते हैं, और जैसे आपने स्क्वायर किया स्क्वायर रूट कैंसिल, ए अकेले बचेगा, ठीक है। ये सूत्र आप अच्छी तरह जानते रहिए, और यह नियम जो है हमेशा लगता है। अगर कहीं भी जैसे √5 है और √5 का स्क्वायर है तो उत्तर क्या बचेगा 5। अगर √5 2 बार है, ये देखो इसका क्या बचेगा 5, ठीक है। यानी रूट के अंदर कोई भी संख्या है स्क्वायर है तो उसका मान अकेले बचेगा। यहाँ भी रूट कैंसिल, 5 अकेले बचेगा। तो इसी प्रकार से हमने इसको हटाया, 2 अकेले किया, 2 2 कट गया, तो हमारा उत्तर क्या आया 1। अब एक उत्तर कौन सही है, सी वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो सी हमारा उत्तर हो गया सही। अब देखिए इसी को हम एक तरीके से और हल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है उसको भी आप देख लीजिए। चलिए दूसरा तरीका यह है कि हमें दिया क्या है, यदि काट ए बराबर 1
तो अब आपको एक सूत्र याद होगा, काट ए का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो पाइथागोरस वाले नियम से हम लोग लगाने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक चित्र बना लेंगे। ये देखो, ये लंब है, आधार है, ये कर्ण है। अब देखिए, हम जानते हैं हम किसी भी संख्या के बट्टे एक लिख सकते हैं। जैसे एक लिखा है तो हम इसके बट्टे एक लिख सकते हैं। अगर दो लिखा है, दो बट्टे एक लिख सकते हैं। तीन लिखा है, तीन बट्टे एक। यानी कोई भी संख्या अगर लिखा है तो आप उसके बट्टे में एक हमेशा हमेशा लिख सकते हैं। ये आप जानते रहिए। जैसे अगर कहीं 100 लिखा है तो हम चाहें 100 बटे एक लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी संख्या कहीं भी लिखी है अकेले तो उसके बट्टे में हम एक हमेशा हमेशा लिख सकते हैं, वो छिपा रहता है। तो इसी माध्यम से, अब इसी नियम के अनुसार हम यहाँ पर मान लेंगे कि काट का मान एक और एक बटे एक, यानी जो एक दिया है उसके बटे हमने एक मान लिया। तो अब ये देखिए, काट का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब, यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए, आधार एक है, लंब भी एक है। तो आधार कहाँ है, ये रहे, लंब क्या है, एक है। कर्ण हमें ज्ञात करना। चलिए, तो आधार एक है, लंब एक है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये देखिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए, लंब कितना है, एक, एक का स्क्वायर। आधार कितना है, एक, एक का स्क्वायर। अब एक का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो एक आएगा, फिर एक का स्क्वायर एक आएगा। अब एक एक जोड़ देंगे, दो हो जाएगा। लेकिन हमने कर्ण को छोड़ दिया तो आपको कर्ण को उतारते आना है, ऐसे ही। ये कर्ण स्क्वायर है, इसको उतारते आना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कर्ण का मान हमें मिल जाएगा √2। आप एक सूत्र अच्छी तरह याद कर लीजिए कि अगर कभी भी ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे x है तो स्क्वायर उधर जब आप भेजोगे तो ये रूट में हो जाएगा हमेशा। ठीक है, ये चीज़ जानते रहिए। अगर स्क्वायर को हम पक्षांतर करेंगे, उधर भेजेंगे, तो वो बन जाएगा रूट। ठीक है, चलिए, अब देखिए, तो हमें कर्ण का मान मिल गया, ये आ गया √2। ठीक है, अब आगे हमें क्या ज्ञात करना है, 2 cos और साइन। तो इसके लिए आप यहाँ पे पूरा लिखिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा इसको मिटा देते हैं। आप वीडियो फिर से देख के उतार लीजिएगा। चलिए, तो हमें देखिए ज्ञात क्या करना है, 2 cos साइन। तो यहाँ पे आप हमें cos और साइन का मान पहले ज्ञात कर लेना है, cos और साइन। तो cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, और साइन होता है लंब बटे आधार। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, अच्छी तरीके से नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अब देखिए, आधार कितना है, एक, कर्ण कितना है, √2। अब इसमें है लंब, लंब एक है, कर्ण, ये देखिए, हमने जो हमें सवाल में चाहिए था, जो हमें मान ज्ञात करना था, उसको मान हमने पहले निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, तो जो ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए, 2 cos A sin A। ये देखो, पहले 2 लिखिए, वो cos का मान 1/√2, साइन का मान 1/√2। ये देखिए, मान रख दिया। अब गुणा, पहले ये गुणा करेगा इससे, 2 1 के 2, फिर 2 1 के 2, और नीचे क्या होगा उसको समझ लीजिए। नीचे होगा, आज देखिए, इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे आप √2 है, √2 है, दो बार लिखा है, तो अब इसको समझ लीजिए कि इसमें 2 अकेले बचेगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है क्यों हो गया डायरेक्ट, तो ऐसा समझिए, अगर √2 और √2 जब आप गुणा कराएंगे तो ये दोनों हो जाएंगे एक रूट के अंदर, 2 दूना 4, ये देखो, और 4 का वर्गमूल 2, है ना।
तो इस तरीके से समझ सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं, √2 का 2 बार स्क्वायर होगा तो 2 अकेले बचेगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यानी कि ये 2 बार रूट है तो हमारे पास 2 अकेले बचेगा, 2 2 कट गया तो क्या बचा 1, ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6वां सवाल। अब आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। लेकिन हम आपको बता दें, बोर्ड परीक्षा है आपका, तो यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल बिल्कुल फिक्स है। 1 2 सवाल यहाँ से आना कन्फर्म रहता है। तो आप क्या करेंगे, पहले सूत्र को याद कीजिए, फिर सवाल हल कीजिए। चलिए, अगला सवाल है 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर सवाल है क्या, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल हल कैसे होगा। पहले सवाल पढ़ते हैं। एक वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है। वृत्त की त्रिज्या होगी, हमने ऑप्शन को 2 बार लिख दिया है, ये देखो बस। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है। यानी फिर से पढ़ते हैं और सवाल को बनाते चलते हैं। एक वृत्त है तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं, ये देखिए। चलिए यहाँ बना लेते हैं, हटाइए, यहाँ पे क्या, यहाँ बना लेते हैं। हमने बना लिया एक वृत्त, एक वृत्त बन गया। एक वृत्त के केंद्र से, तो केंद्र दिखाइए, ये रहा इसका केंद्र। केंद्र से 13 सेमी दूर, 13 सेमी दूर, तो हम इसका 13 सेमी दूर थोड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पर। यह है मान लीजिए 13 सेमी दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा, यानी यहाँ बिंदु Q है। अब वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, यानी वृत्त है तो इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई, ये देखो, इसकी लंबाई है 12 सेमी, इसकी लंबाई है 13 सेमी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक का 13 है और ये यहाँ से यहाँ तक का 12 सेमी है। तो बस इतना ही प्रश्न हमसे बताया गया है। प्रश्न में क्या दिया है, एक वृत्त है, वृत्त बनाया, इसके केंद्र से 13 सेमी दूर, 13 सेमी दूर एक बिंदु, इस बिंदु Q है तो Q बना दिया। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी है, यानी यहाँ से वृत्त की स्पर्श रेखा, जहाँ पे स्पर्श मतलब वृत्त को टच करता है, यहाँ तक की दूरी है 12 सेमी। अब उसके बाद अब हमें हल करना है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो इसको हम ऐसे ऐसे खींच सकते हैं, ये देखो, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब इसको आप नाम कुछ भी दे दीजिए, हम इसका नाम A लिख देते हैं और इसका नाम O। ठीक है, अब ये बन गया त्रिभुज OAQ। अब देखिए आप ध्यान से, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जब यहाँ पर वृत्त स्पर्श करता है त्रिज्या पर ये लंब होता है 90 अंश का, तो यहाँ पर 90 अंश कोण बनेगा। इसका मतलब है कि ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। जैसा आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं, तो उसके आधार पर यह पूरा पूरा बन जाएगा। अर्थात हम इसको अगर चित्र को यहाँ पे दिखाना चाहें ऐसे, ये देखिए, तो ये हमारा लंब बन जाएगा, ये है आधार और ये है कर्ण। हम इसको आपको क्यों बताना चाहते हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगेगा इसमें। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे त्रिभुज OA, या ऐसा लिखे सीधा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगा, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है, 13 है, देखिए कर्ण यही है ना, तो कर्ण है 13, 13 का वर्ग। लंब, लंब नहीं पता है, इसको OA लिख दीजिए, प्लस आधार, आधार है 12, तो 12 लिख दीजिए। अब वर्ग आपको याद होगा, 13 का वर्ग 169, OA स्क्वायर प्लस
12 का वर्ग, 12 पर हमें 144। ये देखिए, अब हम जानते हैं संख्या हमें एक तरफ करना है और जो संख्या नहीं है उसको एक तरफ करना है। तो ये है 169 और इस संख्या इधर आएगी तो ये प्लस में है, इधर आते ही माइनस हो जाएगा और बराबर इधर क्या बचेगा, OA का स्क्वायर। अब देखिए इसको हमें घटाना है। 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 1 में गए 0, ये हो गया OA स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो स्क्वायर को उधर भेजना है, ये हो जाएगा √25 बराबर OA। अब इसका वर्गमूल करेंगे 5 बचेगा, यानी 5 बराबर OA। अब यही हमारी त्रिज्या हो गई। ये क्या हो गया, त्रिज्या। ये हो गया 5 सेमी। अतः हमसे पूछा था त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है, 5 सेमी है। ये हमारा उत्तर है। आप लिख सकते हैं अतः त्रिज्या OA बराबर 5 सेमी। ठीक, देखिए हम सवाल को पूरा फुल विस्तार इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। बाकी शॉर्टकट अगर आप चाहें तो हम भी इसको शॉर्टकट ही बता सकते हैं, समझा सकते हैं। देखिए शॉर्टकट आप कैसे करोगे, अगर इसी सवाल को हमें शॉर्टकट करना हो तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। आपने जैसे ही यहाँ पे चित्र बनाया तो आपको दिख जाएगा कि हाँ ये पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर लंब, इसको x मान लो और इसको 12 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, इसको चाहे x मानो चाहे तो आप OA ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 13 तरह हमें 169 और यहाँ क्या बचेगा, बराबर हमें 144। अब जैसे जैसे घटेगा 25 बचेगा। अब स्क्वायर इधर आएगा, इसका वर्गमूल करेगा 5, हमारा उत्तर हो जाएगा। ये देखो, तो शॉर्टकट भी हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट कब होगा, जब आपको पूरा विस्तार पता हो तो शॉर्टकट भी कर लोगे, ठीक है। तो शॉर्टकट ऐसे होगा, बाकी विस्तार आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर शॉर्टकट भी आप कर लीजिए।